अच्छा, एक सादृश्य से शुरू करते हैं। अगर जहाज का इंजन उसका दिल है, तो वाल्व क्या हुए? उसके हार्ट वॉल्व। बिल्कुल। और अगर वो सही समय पर, सही दबाव पर नहीं खुले या बंद हुए तो पूरा सिस्टम समझ लीजिए कि कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। ये एकदम सही सादृश्य है। और आज हम इंजन के बड़े बड़े चमकीले हिस्सों पर नहीं, बल्कि इसी छिपे हुए सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो वास्तुकला जो दिखती नहीं पर जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। और ये सिर्फ मतलब प्लम्बिंग का मामला तो नहीं है। इन स्रोतों को देखकर तो लगता है कि एक इंजीनियर के लिए सही वाल्व चुनना भौतिकी का एक बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा। दांव पर क्या है? मतलब गलत चुनाव का नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा एक तबाही हो सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि हम किस माहौल में हैं। हम ऐसे तरल पदार्थों से निपट रहे हैं जो उन्हें रोकने वाली हर चीज को नष्ट करना चाहते हैं। जैसे कि समुद्री पानी है जो स्टील को गला देना चाहता है। हमारे पास बहुत ज्यादा दबाव वाली स्टीम है जो हड्डी को भी काट सकती है। और फिर है भारी ईंधन तेल जिसमें आग लग सकती है। तो वाल्व सिर्फ एक स्विच नहीं है, नहीं। वो एक कंटेनमेंट डिवाइस है। वो सचमुच एक आपदा को रोके हुए हैं। तो एक इंजीनियर शुरू कहाँ से करता है? मतलब सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल क्या होता है? सबसे बुनियादी सवाल है, मिशन क्या है? आपको करना क्या है? क्या आपको बहाव को पूरी तरह से रोकना है? मतलब जरा भी लीक ना हो? आइसोलेशन। हाँ, आइसोलेशन। या फिर आपको बहाव को नियंत्रित करना है, उसे कम या ज्यादा करना है, जिसे हम थ्रॉटलिंग कहते हैं। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। तो ऐसा लगता है कि हर वाल्व एक तरह का सौदा है। आपको या तो पूरा बहाव मिलेगा या फिर सटीक नियंत्रण, या फिर गति और जगह बचाने का मौका। आप एक ही वाल्व से सब कुछ नहीं पा सकते। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। हर डिजाइन एक समझौता है और सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलतियां इसी समझौते को न समझने से होती हैं। तो चलिए पहले एक काम से शुरू करते हैं। आइसोलेशन, किसी चीज को पूरी तरह से बंद करना। स्रोतों के हिसाब से इसका राजा है गेट वॉल्व। हाँ, इसकी बनावट तो वाकई किसी मध्ययुगीन किले के फाटक जैसी है। इसीलिए तो इसे गेट वॉल्व कहते हैं। सिद्धांत बहुत सरल है। आपके पास एक सपाट गेट है जो पाइप में नीचे खिसक कर बहाव को रोक देता है, बस। और इसका सबसे बड़ा फायदा है जब ये पूरी तरह से खुला होता है, तब पाइप के रास्ते में कुछ भी नहीं होता। कोई रुकावट नहीं। मतलब तरल को पता भी नहीं चलता कि वहां कोई वॉल्व है। सही कहा। इसे हम कहते हैं फुल बोर फ्लो। अगर आपके पास 12 इंच का पाइप है और 12 इंच का गेट वॉल्व है, तो जब वो खुला है तो आपके पास 12 इंच का पूरा खुला रास्ता है। तो घर्षण कम, दबाव में कोई कमी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए हम उन्हें आइसोलेशन के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए मुझे एक पंप की मरम्मत करनी है, तो मैं उसके दोनों तरफ के गेट वॉल्स बंद कर दूंगी और बस, पंप पूरी तरह से सिस्टम से कट गया। लेकिन यहीं पर गाइड लगभग चिल्लाकर चेतावनी देती है कि इसका इस्तेमाल थ्रॉटलिंग के लिए कभी ना करें। कभी नहीं। आप इसे आधा खुला नहीं छोड़ सकते। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब मैं दरवाजे को आधा खोलता हूं तो मैं उससे निकल सकता हूं, बस थोड़ा तिरछा होना पड़ेगा। पानी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप पानी नहीं है जो बहुत ही ज्यादा दबाव पर बह रहा हो। जरा सोचिए कि बगीचे की नली के सिरे पर अपना अंगूठा रखने से क्या होता है? पानी की धार बहुत तेज और पतली हो जाती है, एक जेट बन जाता है। बिल्कुल, उसकी गति बढ़ जाती है। अब इसे जहाज के इंजन रूम के पैमाने पर सोचिए। वो बगीचे की नली एक स्टील का पाइप है और पानी के पीछे हजारों पाउंड का दबाव है। जब आप एक गेट वॉल्व को आधा खुला छोड़ते हैं, तो आप नीचे एक छोटा सा छेद बना देते हैं। और तरल को उस छोटी सी जगह से निचोड़ कर निकलना पड़ता है। हाँ, और वो जो तेज जेट बनता है, वो बहुत विनाशकारी होता है। मतलब वो धातु को सिर्फ घिसता नहीं है? नहीं, घिसता नहीं है, उसे काट देता है। उस घटना को वायर ड्रॉइंग कहते हैं। वायर ड्रॉइंग? हाँ, वो तेज गति वाला जेट एक कटिंग टूल की तरह काम करता है। वो वाल्व की जो धातु की सीट है ना, उस पर सचमुच खांचे बना देता है, जैसे किसी ने तार काटने वाले औजार का इस्तेमाल किया हो। अरे बाप रे, तो आप वाल्व को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं? आप उसकी सीलिंग की क्षमता को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं। मैंने एक बार एक नए ट्रेनी को देखा था जो फ्यूल ट्रांसफर लाइन पर लगे एक गेट वाल्व से बहाव को कम करने की कोशिश कर रहा था। ओह। चीफ इंजीनियर ने उसे इतनी जोर से डांटा कि मुझे लगा बॉयलर ही फट जाएगा। पर वो जरूरी था। उस एक गलती से पूरे जहाज में आग लग सकती थी। मैं समझ गया,
क्योंकि अगली बार जब आप उस वाल्व को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करेंगे, शायद किसी इमरजेंसी में, तो वो सील ही नहीं होगा। बिल्कुल, ईंधन या पानी आपके बनाए हुए उन खांचों से फुसफुसाता हुआ निकलता रहेगा। आपने अपने एक जरूरी सुरक्षा उपकरण को छलनी बना दिया। इसीलिए अनुभवी इंजीनियर हमेशा राइजिंग स्टेम की तलाश में रहते हैं। ये एक विजुअल चीट शीट जैसा है। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक राइजिंग स्टेम गेट वाल्व पर उसका मैकेनिज्म बाहर से दिखता है। जब आप पहिया घुमाकर उसे खोलते हैं तो उसका जो थ्रेडेड स्टेम है वो हैंडल से ऊपर उठता है। अच्छा, तो आप एक शोर शराबे वाले इंजन रूम में दूर से ही देखकर बता सकती हैं। अगर एक स्टेम 6 इंच ऊपर निकला हुआ है तो आप तुरंत जान जाते हैं कि वो वाल्व खुला है। उसे छूने की भी जरूरत नहीं। ये शानदार है। तो गेट वाल्व ने एक बड़ी समस्या सुलझा दी, आइसोलेशन। लेकिन इसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। अगर हमें बहाव को सिर्फ कम करना हो, रोकना नहीं, तो हम क्या करेंगे? सही सवाल, और यहीं पर ग्लोब वाल्व की एंट्री होती है। ये रेगुलेशन का मास्टर है। इसका डिजाइन तो बिल्कुल अलग है। गाइड में लिखा है कि अंदर से ये जेड पैटर्न का होता है। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत ही बेकार डिजाइन लगता है। मतलब आप जानबूझकर पानी के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं? हाँ, डाल रहे हैं। ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? क्योंकि इंजीनियरिंग में कभी-कभी प्रतिरोध का मतलब ही नियंत्रण होता है। गेट वाल्व में पानी सीधे जाता है, ग्लोब वाल्व में पानी को अंदर आना पड़ता है, फिर ऊपर जाना पड़ता है, एक सीट से गुजरना पड़ता है और फिर नीचे जाके बाहर निकलना पड़ता है। उसे 290 डिग्री के मोड़ लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ, इससे दबाव कम होता है, लेकिन ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ये वाल्व असल में उस सजा को झेलने के लिए ही बना है जो गेट वाल्व को तबाह कर देती है। अच्छा, तो क्योंकि तरल उन मोड़ों को लेने में पहले से ही ऊर्जा खो रहा है, हम बहाव को और कम कर सकते हैं बिना वो वायर ड्राइंग वाला जेट बनाए। आपने बिल्कुल सही समझा। तो अगर मैं ईंधन को गर्म करने वाली स्टीम लाइन को देख रही हूँ, जहां मुझे तापमान को ठीक 135 डिग्री पर रखना है, तो मुझे ग्लोब वाल्व ही चाहिए। समझ गया। तो ये एक लाइट स्विच और एक वॉल्यूम नॉब के बीच का अंतर है। गेट वाल्व एक लाइट स्विच है, ऑन या ऑफ, और ग्लोब वाल्व एक वॉल्यूम नॉब है। आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से घुमा सकती हैं। थोड़ी सी दक्षता के बदले बहुत सारी सटीकता। सही। तो हमारे पास आइसोलेशन के लिए गेट हैं, रेगुलेशन के लिए ग्लोब है। लेकिन ये दोनों ही मतलब काफी भारी और धीमे लगते हैं, बड़े-बड़े पहियों वाले वाल्व। हाँ, उन्हें घुमाने में काफी समय लगता है। तो इमरजेंसी के लिए तो ये ठीक नहीं होंगे। अगर किसी लाइन को तुरंत बंद करना हो 1 सेकंड में, तो क्या कोई तरीका है? और तब क्या, जब आपके पास 1 टन की मशीन लगाने की जगह ही ना हो? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए क्वार्टर टर्न वाल्व बनाए गए, और इनमें सबसे आम है बॉल वाल्व। मुझे लगता है घर के मालिक इसे पहचान लेंगे। किचन सिंक के नीचे एक लगा होता है। हाँ, एक गेंद जिसमें एक छेद होता है, बहुत सरल। लेकिन इंजन रूम में इसका क्या काम? 2 चीजें, गति और मजबूत सील। एक बड़े गेट वाल्व को बंद करने के लिए आपको शायद 2 मिनट तक पहिया घुमाना पड़े। एक बॉल वाल्व, बस हैंडल को 90 डिग्री घुमाइए और क्लैक, बंद। 1 सेकंड से भी कम समय में। हाँ, और क्योंकि ये एक सॉकेट के अंदर एक मशीनी गेंद है, इसकी सील बहुत मजबूत होती है। ये ईंधन लाइनों या कंप्रेस्ड एयर लाइनों के लिए बहुत अच्छा है, जहां छोटी सी लीक भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि गेट वाल्व वाली चेतावनी यहाँ भी लागू होती होगी। थ्रॉटलिंग नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं, भौतिकी वही है, बस नुकसान अलग तरह का होता है। अगर आप एक बॉल वाल्व को आधा खुला छोड़ देते हैं तो वो तेज गति वाला तरल गेंद पर बने छेद के किनारे से टकराता है और उससे खा जाता है। हाँ, वो सील और धातु के किनारे दोनों को खा जाता है। धीरे धीरे गेंद में गड्ढे पड़ जाते हैं और फिर वो ठीक से सील नहीं होता। ये से पूरी तरह से खुला या पूरी तरह से बंद रहने के लिए बना है। अब इसी परिवार का एक और सदस्य है जो जगह की समस्या का समाधान करता है, बटरफ्लाई वाल्व। ये डायग्राम में तो अविश्वसनीय रूप से पतला दिखता है। हाँ, इसे वेफर टाइप भी कहते हैं। ये वाल्व की दुनिया का मिनिमलिस्ट है। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ा पाइप है जिसे इंजन को ठंडा करने वाला मुख्य समुद्री पानी का इनलेट। वो तो 20 या 30 इंच चौड़ा हो सकता है। बिल्कुल। उसके लिए एक गेट वाल्व एक छोटी कार के आकार का होगा और उसका वजन 1 टन होगा, जिसे लगाने और चलाने में बहुत जगह और मेहनत लगेगी। जबकि एक बटरफ्लाई वाल्व बस एक धुरी पर लगी एक डिस्क है जो पाइप के 2 फ्लैंज के बीच सैंडविच की तरह फिट हो जाती है।
जब खुला होता है तो डिस्क बहाव की दिशा में घूम जाती है, जब बंद होता है तो ये सपाट होकर पाइप को ब्लॉक कर देता है। तो ये फायरमेन या बेलास्ट वाटर जैसे सिस्टम के लिए बढ़िया है। एकदम सही, जहां आपको भारी मात्रा में पानी ले जाना है और जगह की कमी है। लेकिन कोई ना कोई कमी तो होगी। इतनी पतली डिस्क कितनी मजबूत हो सकती है? यही इसकी कमी है। इसकी सील, ये कम दबाव वाले पानी को रोकने के लिए बढ़िया है, पर अगर आप इसे किसी हाई प्रेशर स्टीम लाइन पर लगा दें तो दबाव उसे मोड़ देगा। केले की तरह मोड़ सकता है। ये गलत काम के लिए गलत औजार है। और क्योंकि वो डिस्क हमेशा बहाव के बीच में रहती है, ये थोड़ी अशांति पैदा करती है, लेकिन बस थोक में पानी ले जाने के लिए ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। ये वॉल्यूम नॉब वाली बात समझ में आती है, लेकिन कभी-कभी आपको वॉल्यूम नॉब की नहीं बल्कि एक सर्जन के चाकू की जरूरत होती है। क्या कोई ऐसा वॉल्व है जो ग्लोब वॉल्व से भी ज्यादा सटीक नियंत्रण दे? है नीडल वाल्व। नीडल वॉल्व। हाँ, एक नीडल वाल्व मूल रूप से एक ग्लोब वाल्व ही है जो बहुत पतला हो गया है। इसमें एक सपाट डिस्क के बजाय एक लंबी पतली नुकीली सुई होती है और इसके स्क्रू पर चूड़ियां बहुत महीन होती हैं। कितनी महीन? इतनी महीन कि आपको सुई को सिर्फ 1 मिलीमीटर उठाने के लिए हैंडल को शायद 3 या 4 बार पूरा घुमाना पड़े। इतनी ज्यादा सटीकता की जरूरत क्यों पड़ेगी? मतलब किसके पास इतना समय है? समय निकालना पड़ता है क्योंकि आपको महंगी और नाजुक चीजों की रक्षा करनी होती है। एक प्रेशर गेज के बारे में सोचिए। उसके अंदर एक बहुत नाजुक मैकेनिज्म होता है। अगर मैं बस एक बॉल वॉल्व खोल दूं और उस गेज पर तुरंत 50 बार का दबाव डाल दूं, बॉप, गेज फट जाएगा। बिल्कुल, आप अंदर का मैकेनिज्म उड़ा देंगे। नीडल वॉल्व के साथ आप उसे बहुत धीरे धीरे खोलते हैं। आप दबाव को धीरे धीरे बराबर होने देते हैं। तो ये तरल पदार्थों के लिए एक सर्ज प्रोटेक्टर की तरह है। सही कहा। यह उन उपकरणों की रक्षा करता है जो आपको बताते हैं कि इंजन असल में क्या कर रहा है। अभी तक हमने जितने भी वाल्वों पर चर्चा की उन सभी के लिए एक इंसान के हाथ की जरूरत है, लेकिन जहाज तो अब ज्यादा स्वचालित हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। उन ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ज्यादातर न्यूमेटिक्स यानी हवा का उपयोग होता है। ये तेजी से काम करता है, साफ है और बहुत सटीक नियंत्रण देता है। लेकिन जब शुद्ध शक्ति की जरूरत होती है तो हम हाइड्रोलिक्स यानी तेल का उपयोग करते हैं। अच्छा, जैसे कोई बहुत बड़ा वाल्व हो जिसे घुमाने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए? हाँ, अगर जहाज के पतवार में पानी के नीचे एक विशाल वाल्व है जिसे घुमाने के लिए 5000 पाउंड का टॉर्क चाहिए, तो आप उसे हाथ से नहीं कर रहे हैं, आप हाइड्रोलिक्स का उपयोग करते हैं। ये तो सच में युगों का मिश्रण है ना? आपके पास ये विक्टोरियन युग के ढलवान लोहे के पहिए हैं और ठीक उनके बगल में फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगे हैं। संक्षेप में यही आधुनिक इंजन रूम है। ये मैकेनिकल इतिहास का एक जीवित संग्रहालय है। एक अच्छे इंजीनियर को कंप्यूटर को प्रोग्राम करना भी आना चाहिए और उसे रिंच चलाना भी आना चाहिए। तो अगर हम इन सभी हिस्सों से हटकर देखें तो हमें वही पैटर्न दिखता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि हर वाल्व एक समझौता है। हाँ, गेट वाल्व आइसोलेशन के लिए, ग्लोब वाल्व रेगुलेशन के लिए, बॉल और बटरफ्लाई वाल्व गति और जगह के लिए, और नीडल वाल्व सटीकता के लिए। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक मानवीय तत्व है। ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जो भी विनाशकारी विफलताएं देखी, जैसे गेट वॉल को थ्रॉटल करना, वे मानवीय त्रुटि के कारण होती हैं। वो उस इंसान की समझ पर निर्भर करता है जो वायर ड्राइंग की भौतिकी को समझता है। हाँ, यह प्रशिक्षण और अनुभव पर निर्भर करता है। तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, अगर जहाज ज्यादा से ज्यादा स्वचालित होते जा रहे हैं तो क्या हम एक ऐसे भविष्य के करीब पहुंच रहे हैं जहां कोई भी इंसान कभी किसी वाल्व को नहीं छुएगा? हम शायद उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन सेंसर फेल होते हैं, तारें गल जाती हैं और कंप्यूटर क्रैश हो जाते हैं। हाँ। हर इंजीनियर के पास एक कहानी है जब ऑटोमेशन ने उन्हें धोखा दिया। और जब प्रशांत महासागर के बीच में तूफान के दौरान कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो जाएगी, तो शायद किसी को एक भारी लोहे के पहिए और उसे किस दिशा में घुमाना है, इस ज्ञान की बहुत याद आएगी। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। शुभ यात्रा।